गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिजिक्स का। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का भी। यहाँ पर रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और रिफ्लेक्शन का भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, कौन सा चैप्टर? तो लाइट चैप्टर फिजिक्स में पहला चैप्टर, और वैसे एनसीईआरटी में देखा साइंस में तो 9 चैप्टर है ना। चलो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब हो गया? कन्वर्जिंग मिरर है ना। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब हो गया कि कॉनकेव मिरर है। मिरर तो पता चल गया, कॉनकेव मिरर है ऑफ 30 सेंटीमीटर है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो आर दे रखा है कितना? आर दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर फोकल लेंथ निकाल ले तो एफ कितना हो जाएगा? r/2 होता है, आधा होता है, तो 30/2 है ना। फोकल लेंथ कितना है? तो 15 सेंटीमीटर है। चूँकि मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर साइन कन्वेंशन को भी कंसीडर करते हुए चले तो, है ना। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। अगर इस मिरर से हमें वर्चुअल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे जो कि हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर है तो इस केस में वर्चुअल भी बनता है और रियल इमेज भी बनता है। रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनता है ना। डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हुए हैं। वो सारा पोजीशन हम लोग देख लेंगे, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है इन्फिनिटी पे रखेंगे, बी दे रखा है 30 सेंटीमीटर पे, बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर, या फिर 0 एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया सेंटर। कौन सा मिरर है? तो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, ये दूरी कितना है? तो ये दूरी है, फोकल लेंथ कितना निकाल लिए? 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और उनसे इमेज को प्राप्त करते हैं, है ना। पहला क्या है? तो इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे रहता है तब इमेज कहाँ बनता है? तो फोकस पे बनता है। ये हो गया फोकस, है ना। किस साइज का? पॉइंट साइज का, वो भी कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन हमको चाहिए कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज चाहिए, तो इन्फिनिटी पे तो नहीं हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि जब सेंटर से पहले हो, इस जगह कहीं पे हो, तो इस केस में इमेज कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता है। और इस केस में कैसा इमेज मिल रहा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है ना। लेकिन हमको चाहिए वर्चुअल, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा केस, जब सेंटर पे रहे, जब सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट रहे, जब सेंटर पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो सेंटर पे ही इमेज मिलेगा, वो भी सेम साइज का नीचे में, तो कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया ऑब्जेक्ट के साइज का, है ना। तो ये पोजीशन भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हमको कैसा मिल रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड मिल रहा है, ये भी नहीं चलेगा। पांचवा पोजीशन क्या हो सकता है कि सेंटर और फोकस के बीच में, यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा, सेंटर के बाद मिलेगा, है ना। इस केस में भी कैसा मिल रहा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड मिल रहा है, तो ये पोजीशन भी नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि हमको चाहिए कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए। छठा केस, पांचवा केस क्या है कि जब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट आ जाए, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इस केस में जो इमेज मिलता है हमको कहाँ मिलता है? इन्फिनिटी पे मिलता है। इन्फिनिटी पे मिलता है, वो भी कैसा? तो रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड तो चाहिए ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, हमको चाहिए वर्चुअल। अब एक लास्ट केस बचा कौन सा? कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में हो जाए, पोल और फोकस के बीच में हो जाए, ये एक पोजीशन बचा हुआ है। इस केस में इमेज कहाँ मिलता है? तो इस केस में इमेज दूसरे साइड में जाके मिलता है, वो भी कैसा मिलता है? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलता है। अगर इस केस का रे डायग्राम बनाए, तो बना लेते हैं फोकस और पोल के बीच में, है ना। कहीं पे भी रख सकते हैं, फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो इमेज किधर मिलेगा? तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे में मिलेगा, वो भी कैसा? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। और हमको भी चाहिए भी क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही चाहिए। मतलब ये छठा केस चलेगा, है ना। छठा केस ही आंसर हो जाएगा। इसका अगर रे डायग्राम बनाए तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है पैरेलल रे, इधर आगे क्या जाएगा? डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा रे किधर से पास करेंगे?
तो सेंटर से होते हुए पास होगा। ठीक है, यहाँ से आगे डॉट डॉट कहाँ पे मिला, तो यहाँ पे मिला। देखो मिरर के पीछे में मिला। कैसा इमेज है ये, नेचर कैसा है, तो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट है कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो जाए। ठीक है, फोकस का दूरी कितना दे रखा है, तो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। मतलब फोकल लेंथ कितना है, तो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब कि पोल से लेकर फोकस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहे, हमको कैसा इमेज मिलेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। फोकस का दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। मतलब 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहे, हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलने वाला है। कौन के, मिरर के केस में, वो भी मिरर के पीछे, है ना। तो आंसर क्या हो गया, बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, तभी हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा। क्योंकि फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर है। फोकस का दूरी पोल से कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया कि 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, तभी हमको जाके, अच्छा ये नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, नहीं सी है ना, ये सी नहीं होगा। सी क्यों, क्या दे रखा है, तो 15 से 30, 15 से 30 मतलब फोकस से लेकर सेंटर के बीच का दूरी यहाँ पे दे रखा है। ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ रहेगा तो इधर बन जाएगा इमेज, है ना, ये नहीं होगा। डी में क्या है, तो बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर, हाँ ये सही है कि 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा तो इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। 6 का 6 केस याद रहेगा तो ये आप 2 सेकंड में मार सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हम डिटेल में बात कर लिए ताकि आप लोग का भी डाउट क्लियर हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है HO 4 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, तो प्लस ही होता है, कोई भी मिरर रहे HO प्लस में लेते हैं, है ना। ठीक है, इसकी अपडेटेड डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो यू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यू भी क्या होगा, माइनस में होगा। यू भी दोनों मिरर के केस में माइनस में ही लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने में रखते हैं, है ना। मिरर के सामने में, ये हो गया मिरर, इनके सामने में इधर प्लस माइनस है, इधर प्लस है, तो मिरर के सामने में माइनस, है ना। ऑब्जेक्ट इधर ही रखते हैं, तो इस मिरर में भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, माइनस ही होगा। और इसके केस में भी ऑब्जेक्ट का जो दूरी लेते हैं वो यू माइनस में ही लेते हैं। ठीक है, कैसा नेचर का है मिरर, तो डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग। सॉरी वीडियो पॉज हो गया था, तो हमें पता नहीं था कि 4K में 8 मिनट ही वीडियो होता है रिकॉर्डिंग, है ना। हम पूरा बना लिया लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है। तो देखिए हम डाइवर्जिंग मिरर तक कवर किए हुए थे, है ना। डाइवर्जिंग मिरर से आगे बता देते हैं क्या क्या हुआ था। देखो क्या किए थे, पता चल गया था ना कि डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, फोकल लेंथ नहीं निकाले थे अभी ना, हाँ। तो एफ क्या जो हो जाएगा, R/2, R शायद दिया हुआ था, R भी नहीं लिखे हुए हैं, R, अच्छा HI दिया हुआ था और U दिया हुआ था ना, हाँ। इसके बाद क्या कहते हैं ना, मिरर फार्मूला लगाए थे, मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, तो 1/V + 1/U बराबर 1/F। तो यहाँ से 1/V + 1/U, U कितना है, -30 सेंटीमीटर है, बराबर 1/F। F कितना है, अच्छा F भी नहीं लिखे हैं, F यहाँ पे दिया हुआ है, F दिया हुआ है देखो 10 सेंटीमीटर। F कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा कैसा मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे F होगा और यहाँ C होगा, है ना। पोल से इधर जाएंगे तो प्लस, पोल से इधर आएंगे तो माइनस। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में पोल से उधर फोकल लेंथ होता है ना, मतलब फोकल लेंथ किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, लेकिन कॉनकेव में माइनस होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया 10। यहाँ से देखो 1/V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा वो भी, तो 1/30। तो यहाँ से 1/V बराबर, यहाँ से 30 कर दो, 3 + 1
तो 4/30, तो v बराबर कितना हो गया 30/4। ठीक है, यही v बराबर क्या लिखे हैं 30/4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या लगा देंगे, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर क्या होता है, -v/u, और क्या होता है hi/ho भी लिख सकते हैं। वहाँ से हमें मैग्नीफिकेशन मिल जाता है ना। दोनों से मैग्नीफिकेशन मिल रहा है और दोनों बराबर भी है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, कर दिए बराबर। -v कितना है 30/4, u नीचे में तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, u कितना है 30 -30, तो माइनस आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं बराबर। hi निकालना है, ho कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 कैंसिल, 30 कट गया, माइनस प्लस, तो hi यहाँ से क्या मिल गया, hi बराबर +1 सेंटीमीटर। ठीक है, hi बराबर +1 सेंटीमीटर कितना नंबर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये तो बोलता है, और क्या है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों पढ़ते हैं हम लोग। तो बोल रहे क्या ये सबके लिए सही है, कौन कौन सा के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, यहाँ पे कॉनकेव ओनली दिया है, यहाँ पे कॉन्वेक्स ओनली दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ प्लेन मिरर के लिए दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, जितना भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस है सबके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सही होता है ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फोकस के अंदर, है ना, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया। तो विद इन द फोकस के अंदर में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कैसा इमेज बन रहा है, तो इनलार्ज इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे में कहीं पे इनलार्ज इमेज बन रहा है। तो बताना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। ये क्वेश्चन तो डिस्कस किए हुए, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन ही था शायद, है ना, पहला क्वेश्चन ही, ये तो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहे, कौन सा मिरर में, तो कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगा। वो भी इमेज कैसा बनता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। बाकी इस मिरर के 5 केस में, है ना, कैसा इमेज बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ये सिर्फ छठा केस ऐसा है जो कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहे तब जाके इमेज मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। किसका, तो वर्चुअल इमेज का प्रॉपर्टी बताना है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज जो है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये बात तो सही है, क्योंकि देखो वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के सामने में बनेगा तब तो उनको स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड करेंगे, है ना। तो मिरर के पीछे में बन रहा है तो स्क्रीन पे तो ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, है ना। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 में क्या दे रखा है, आर फॉर्म्ड बाय बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्या दोनों में बनता है, हाँ दोनों में बनता है। मिरर में भी तो दोनों में बन रहा है ना, कॉनकेव मिरर में भी बन रहा है, देखो छठा पोजीशन के लिए बन रहा था, और कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो कॉन्वेक्स में तो दोनों पोजीशन पे हमको कैसा इमेज मिलता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही मिलता है ना। जब कॉनकेव मिरर में मिल रहा है तो कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस से मिलेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी एक पोजीशन पे बनेगा रियल नहीं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना। और जब कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है ऑलवेज, तो कॉनकेव लेंस में जब जाएंगे तो वहां भी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। तो बनता है, लेंस में भी बनता है, दोनों में बनता है, लेकिन ऑलवेज नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे ऑलवेज लगा हुआ रहता तब ऑप्शन 2 क्या होता, गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज लगा हुआ नहीं है तो ऑप्शन 2 क्या है, सही है ना। या यहाँ पे ये लिख देता कि आर फॉर्मड बाय
बाय कॉनकेव लेंस एंड ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस, तो फिर गलत हो जाता। अगर ऐसा लिख देता कि आर फॉर्म बाय ऑलवेज कॉनकेव लेंस, ऑलवेज लगा देता यहाँ पे, ऑलवेज कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस हमेशा नहीं बनाता है, तो भी स्टेटमेंट सही होता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है ना। अगर पीछे का वीडियो देखे होंगे तो मेरी बातों को आप समझ भी पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑलवेज लगा हुआ नहीं है ऐसे भी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों लेंस वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव तो हमेशा करता है, कॉनकेव वैसे हमेशा करता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस एक पोजीशन के लिए करता है, एक पोजीशन के लिए। कब? जब फोकस और लेंस है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रहे तब एक पोजीशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म करता है, तो बनाता तो है ना। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, आर ऑलवेज इरेक्ट, क्या वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है? हाँ भाई, हम लोग अभी तक जितना देखे हैं सब में तो वही देखे हैं कि जहाँ वर्चुअल इमेज बन रहा है तो हमेशा क्या होता है, सीधा ही होता है। आर ऑलवेज इन्वर्टेड, भाई इन्वर्टेड नहीं होता है ना, वो भी हमेशा दे रखा है इन्वर्टेड तो बनता ही नहीं है अगर वर्चुअल इमेज है तो ये नहीं होगा। अब बताना कि करेक्ट प्रॉपर्टीज कौन कौन सा मिला, तो ऑप्शन ए में 1 और 4, 1 4 ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में 1 और 2, 1 और 2, 3 भी तो सही है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 1 2 3, 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लेंगे तो 1 मिनट में बन जाएगा ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड ए शार्प इमेज, है ना, कैसा इमेज? शार्प, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी का है, क्लियर इमेज है। और फिर कैंडल फ्लेम, किसका? तो कैंडल फ्लेम का, प्लेस्ड एट द डिस्टेंट एंड ऑफ द लेबोरेटरी टेबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है? तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब मिरर के कंपेरिजन में वो इन्फिनिटी पे है वो, ठीक है। कौन सा मिरर है? तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके कंपेरिजन में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इन्फिनिटी पे है, वैसे लेबोरेटरी का जो टेबल होता है उसके दूसरे छोर पे कैंडल फ्लेम रखा हुआ है। टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ, उसको क्या निकालना है? तो मिरर का फोकल लेंथ निकालना है। क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इसको इमेज कहाँ मिलेगा, उसको इमेज कहाँ मिलेगा? तो इन्फिनिटी पे मिलेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए, मान लो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो ये दूरी क्या हो गया, ये तो फोकल लेंथ हो गया ना, एफ तो यही हो गया। तो वो फोकल लेंथ निकालने के लिए ही वो सारा प्रक्रिया कर रहा था, ठीक है। तो द टीचर सजेस्टेड, टीचर ने उसको सजेस्ट किया टू फोकस ए डिस्टेंट बिल्डिंग अबाउट 1 किलोमीटर फार फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो उसको टीचर ने बोला कि आप कैंडल फ्लेम से फोकल लेंथ नहीं निकालिए, आप क्या कीजिए ना कि एक बिल्डिंग है जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है, उस लेबोरेटरी से आप उसको फोकस कीजिए और उनके द्वारा फोकल लेंथ को निकालिए, ठीक है। फॉर गेटिंग मोर करेक्ट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ, और अगर फोकल लेंथ का सही वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप 1 किलोमीटर की दूरी पे जो बिल्डिंग खड़ी है उनके द्वारा आप फोकल लेंथ निकालिए, ठीक है। बिल्डिंग भी कहाँ पे हो जाएगा? तो इन्फिनिटी पे हो जाएगा मिरर के कंपेरिजन में, मिरर तो इतने छोटा होता ही है ना। उनके लिए बिल्डिंग जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे आप समझ सकते हैं, तो इनके कंपेरिजन में बिल्डिंग इन्फिनिटी पे हो गया। इमेज कहाँ बनेगा बिल्डिंग का? तो फोकस पे ही बनेगा, और फोकस से लेकर मिरर का पोल का दूरी निकाल लेगा तो फोकल लेंथ निकल जाएगा, फोकल लेंथ ही निकालना था उसको। तो बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू फोकस ए डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द सेम स्क्रीन द स्टूडेंट शुड स्लाइटली मूव द, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, और उनको जो इमेज मिलेगा वो उनको इमेज किस पे मिलेगा? स्क्रीन पे लेना है ना। स्क्रीन पे लेके फिर फोकल लेंथ को नापना है कि एक्चुअल में कितना दूरी पे है फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट कितना दूरी पे है मिरर से, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है? तो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, जब इन्फिनिटी से आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेंड किया जा सकता है, स्क्रीन पे ऑब्टेंड किया जा सकता है, तो स्क्रीन पे तो मिल जाएगा, है ना। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है क्या? अगर हमको
शार्प इमेज चाहिए, सही इमेज चाहिए, तो मिरर को क्या करना, अवे फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से दूर करना है मिरर को। अगर मिरर को स्क्रीन से दूर करेंगे तो शार्प इमेज नहीं मिलेगा, क्लियर कट इमेज नहीं मिलने वाला है ना, ये तो नहीं होगा। बी नंबर, स्क्रीन अवे फ्रॉम द स्क्रीन अवे फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन अवे फ्रॉम द मिरर हो जाएगा, मिरर स्क्रीन नहीं होगा है ना, मिरर हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है कि स्क्रीन को दूर रखना है मिरर से, तो ये भी नहीं होगा। दूर पे रखेंगे तो शार्प इमेज नहीं मिलेगा, क्लियर कट नहीं मिलेगा। स्क्रीन को जितना करीब लेके जाएंगे मिरर का उतना ही हमें शार्प इमेज मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो इन्फिनिटी पे है, और इमेज कहाँ बनेगा तो फोकस पे बनेगा, है ना, फोकस पे बनेगा। तो स्क्रीन को मिरर के जितना करीब लेके जाएंगे उतना ज़्यादा क्लियर इमेज दिखाई देगा, क्योंकि पॉइंट साइज का इमेज बनने वाला है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्क्रीन टुवार्ड्स द मिरर, स्क्रीन को किधर मूव करेंगे तो टुवार्ड्स द मिरर। चौथा क्या दे रखा है, स्क्रीन टुवार्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ मूव करने से क्या ही फायदा होगा, है ना, क्योंकि इमेज कहाँ बन रहा है तो फोकस पे बन रहा है, तो ये तो होने वाला है नहीं। बिल्डिंग की तरफ मूव करेंगे तो ये भी नहीं होगा, है ना, अवे फ्रॉम द मिरर करेंगे, दूर करेंगे स्क्रीन को तो वो भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, स्क्रीन टुवार्ड्स द मिरर, स्क्रीन को मिरर के करीब लेके जाएंगे, क्योंकि जो इमेज बनेगा वो स्क्रीन पे ही बनेगा और हमको चाहिए शार्प इमेज, तो स्क्रीन को करीब जितना करीब लेके जाएंगे उतना हमें शार्प इमेज मिलेगा, है ना, उतना हमें शार्प इमेज मिलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, स्क्रीन टुवार्ड्स द मिरर। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, एक कन्वर्जिंग लेंस है। सबसे पहले तो कन्वर्जिंग लेंस क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस हो गया, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है कि 3 गुना साइज का बनता है ऑब्जेक्ट से। मैग्नीफिकेशन दे रखा है, कितना दे रखा है मैग्नीफिकेशन, 3 दे रखा है। ठीक है, अच्छा मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस होगा ये माइनस होगा, प्लस होगा ये माइनस होगा। तो कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के केस में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। वो अलग बात है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनता है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनता है। लेकिन देखो आगे देख लेते हैं कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, किस टाइप का बनेगा, विच कैन टेक ऑन ए स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन पे ले रहा है, स्क्रीन पे ले रहा है ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो होता है वो स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, है ना। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, देखो कॉन्वेक्स बना लेते हैं, एक बार बना के समझा देते हैं। इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इधर कहीं पे मिलेगा, है ना, ये प्लस साइन में ये माइनस साइन में, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है S2/H1, तो S2 माइनस में हो गया और H1 प्लस में हो गया, तो फाइनली किस में होगा, माइनस में होगा, तो मैग्नीफिकेशन किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे रहता कि स्क्रीन पे ओपन नहीं होता है, उस केस में वर्चुअल इमेज बनता, उस केस में वर्चुअल इमेज बनता, तब जाके मैग्नीफिकेशन प्लस हो जाता, क्योंकि तब इमेज जो बनता वो सीधा बनता, है ना, ऑब्जेक्ट के तरह ही सीधा बनता। उस केस में दोनों प्लस आता तो मैग्नीफिकेशन भी क्या होता, प्लस आता। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन माइनस हो जाएगा, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। कहाँ से पता चला, पता चला यहाँ से कि उस इमेज को किस पे प्राप्त किया जा रहा है, तो स्क्रीन पे प्राप्त किया जा रहा है, और स्क्रीन पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मालूम चल गया। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ प्लस में होता है। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, अच्छा यू निकालना है, u इज इक्वल टू वाट, ऑब्जेक्ट का दूरी निकालना है लेंस से। तो क्या करेंगे ना, मैग्नीफिकेशन पता है ना, फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ पता है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, u निकालना होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से क्या करेंगे, m पता है ना, m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है लेंस के केस में, मिरर के केस में -v/u होता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन कितना है, तो -3 है, तो v/u, यहाँ से v क्या आ गया, u को इधर गुना करो,
तो 3u बराबर b कितना आ गया -3u। लिख देते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू आ गया -3u। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मिरर फॉर्मूला नहीं लेंस फॉर्मूला को लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा u मिल जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v कितना है -3u है, -3u माइनस 1/u कितना है u ही रखो बराबर 1/f। ठीक है, तो देखो एलसीएम ले लेंगे नीचे का तो 3u हो जाएगा, 3u ये माइनस ऊपर कर देंगे है ना, माइनस यहाँ कर दो तो -1 हो गया, माइनस u से ये 3u 3 बार में कट जाएगा, u है ना, 4 नहीं है u है, तो यहाँ 3 हो जाएगा बराबर 1/f। f दिया हुआ है ना, f निकाले थे ना हम लोग, f तो निकाले थे, f दिया हुआ था, f कितना दिया हुआ है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है ना, f दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कैसा तो प्लस है ना, क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है तो 30 हो गया, तो -4/3u बराबर 33 से कट गया ये 10 बार में, यहाँ से अगर देखें तो 10 के 40 -40 बराबर u, तो u कितना आ गया -40 सेंटीमीटर। ठीक है, -40 सेंटीमीटर डी नंबर दिया हुआ है ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है इन द रेफरेंस टू द डायग्राम शोन है ना, ये डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इनमें कौन सही नहीं है ये बताना है। कैसा मिरर है ये कैसा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ पे बनेगा और उसी के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इमेज फॉर्मेट इज रियल, हाँ इमेज फॉर्मेट रियल, ये सही है, रियल ही बनेगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो इसमें रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है, सिवाय एक के कौन सा वो है कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहे तभी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, बाकी रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। और इस पोजीशन के लिए बात कर रहे थे, इस पोजीशन पे तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, तो ऑप्शन ए सही है। इमेज फॉर्म इज इन लार्ज, बड़ा साइज का बनेगा, रहने देते हैं इस वाले ऑप्शन को भी, ऑप्शन सी में चलते हैं। इमेज फॉर्म एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, बोला कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तब जो इमेज बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, तो फोकल लेंथ का डबल दूरी पे जाके इमेज बनेगा, मतलब कि सेंटर पे ही बनेगा। कहने का मतलब वही है कि सेंटर पे ही बनेगा है ना, क्योंकि ये एफ है तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और आर बराबर क्या होता है 2f होता है ना, मतलब फोकल लेंथ का डबल दूरी पे इमेज बनेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है कि यहीं पे इमेज बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, मतलब इसी प्रकार का इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अब बताना है कि इसमें कौन सा गलत स्टेटमेंट दे रखा है। देखो ऑप्शन ए तो सही है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड भी बन रहा है, देख भी रहे हैं, तो इन्वर्टेड भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन सी की अगर बात करें है ना, ये सही हो गया। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि फॉर्म एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का डबल दूरी पे बनेगा। देखो ये एफ हो गया और आर कितना होता है 2f होता है, मतलब सेंटर पे ही बनेगा। ठीक है, जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट रहता है तो सेंटर पे बनता भी है ना, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, सी भी सही दे रखा है। इन लार्ज तो नहीं बनता है, जब सेंटर पे रहता है तो इमेज जो होता है, हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। यहाँ पे बराबर आपको दिख भी रहा होगा कि इसी हाइट का है ना, सेम हाइट का है दोनों, तो इन लार्ज बड़ा तो नहीं बनेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। तो लेकिन यहाँ पे बोला कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है ना। जो गलत है वही यहाँ पे सही हो जाएगा, जो गलत ऑप्शन दे रखा है वही सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस। यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, यहाँ पर में 1-2 लाइन दिया हुआ था, है ना, उसके बारे में नहीं लिखे, बस वहाँ बता रखा है कि N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, और N3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 3 का। वो चीज़ ऊपर में लिख रखा था। बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी और डी, इस फिगर को देख के। ठीक है, देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि N1 इज इक्वल टू N2। देखो N1 इज इक्वल टू N2, अगर ये दोनों बराबर होता, इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट ही चेंज नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा, और जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा तो लाइट रे जो इंसिडेंट कर रहा है वो सीधे निकल जाएगा विदाउट रिफ्रैक्शन, है ना, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सीधा नहीं निकला है, जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे करके जाना चाहिए, लेकिन गया नहीं है, वो नॉर्मल की तरफ मूव किया है, यही नॉर्मल है, इसको N1 कर दो और इसको N2 कर दो। ठीक है, नॉर्मल की तरफ हल्का मुस्तम मूव किया है ना इधर, इसका मतलब कि N1 N2 के बराबर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है। बी में आए, बी में क्या बोल रहा है कि N1 जो है वो N2 से बड़ा है। N1 ये वाला N1 हो गया और ये N2 हो गया। देखो क्या बोल रहा है कि ये डेंसर मीडियम है, बड़ा है मतलब ये डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली ये रेयरर मीडियम हो जाएगा, रेयरर मीडियम, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन 2। अगर ऐसा होता, इसका मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट इंटर कर रहा है बी के अनुसार। अगर ऐसा होता तो लाइट जब इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने के बाद दूसरे मीडियम में जब इंटर किया तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल नहीं होता कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता, है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अगर यहाँ पे देखें तो टुवार्ड्स द नॉर्मल गया हुआ है, नॉर्मल की तरफ झुक गया है, ऐसा नहीं होता, है ना। डेंसर से जब रेयर की तरफ जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, नॉर्मल से दूर जाता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो नॉर्मल से दूर नहीं गया हुआ है, नॉर्मल की तरफ गया हुआ है, मतलब कि ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी पे, है ना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि N2 जो है, N2 वो N3 से बड़ा है। अच्छा, यहाँ से क्या समझ में आया कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ गया हुआ है, नॉर्मल की तरफ गया हुआ है, इसका मतलब कि N2 जो है तो N1 से बड़ा होगा, है ना, बड़ा होगा। ये समझ में आया हमको फिगर देख के, क्योंकि नॉर्मल की तरफ हल्का मूव किया है ना, यहाँ पे देखे तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन इधर गया हुआ है, नॉर्मल की तरफ गया हुआ है, इसका मतलब कि N2 N1 से तो बड़ा होगा, ये समझ में फिगर देख के आ रहा है। तीसरे कंडीशन में बोल रहा है कि N2 जो है वो N3 से बड़ा है। अगर यहाँ पे भी देखें N2 क्या बोल रहा है, बड़ा है, मतलब कि ये हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर हो गया, और ये क्या हो गया, रेयरर हो गया, है ना, इसको आगे बढ़ा दो, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, है ना, यही मतलब हुआ। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्शन सी के अनुसार, ऑप्शन सी क्या बोला कि N2 बड़ा है N3 से। अगर N2 बड़ा है तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा, मीडियम 2, और ये वाला हो जाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इस केस में भी जब लाइट इंटर किया है, अगर यहाँ पे देखें तो इसको जाना चाहिए सीधे, है ना, सीधे जाना चाहिए। लेकिन अगर N2 बड़ा है, इसका मतलब डेंसर मीडियम से लाइट कहाँ इंटर कर रहा है, रेयरर मीडियम में इंटर कर रहा है। अगर डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, नॉर्मल से दूर जाता है। लेकिन यहाँ पे भी देखें तो नॉर्मल की तरफ हल्का सा तो मूव किया है ना, मूव किया है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है ना, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर इस यहाँ से देखें तो नॉर्मल की तरफ मूव किया है, मतलब N3 जो है वो N2 से तो बड़ा होगा, है ना, फिगर देखे तो यही लग रहा है हमें। अब आ जाते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि N3 जो है वो N1 से बड़ा है। कहीं ना कहीं ये बात तो सही है ना। अगर देखें तो इन दोनों से हमें क्या समझ में आया कि N2 जो है वो N1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल की तरफ झुका हुआ है। यहाँ पे देखें अगर इस वाले सरफेस पे, तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि ये वाला ऐसे जाना चाहिए, लेकिन हल्का सा मूव किया इधर, मतलब N3 N2 से बड़ा है। ये भी समझ में आया कि N3 जो है वो N2 से बड़ा है। अगर इन दोनों को देखें, इसको और इसको, इन दोनों को देखें, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि N3 जो N2 से बड़ा है और N2 जो है वो N1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि N3 जो है वो N1 से बड़ा होगा, है ना। N3 N2 से बड़ा है और N2 किससे बड़ा है, N1 से बड़ा है। इसका मतलब कि ये N3 जो है वो N1 से भी बड़ा होगा, और ऑप्शन डी में यही चीज़ दे रखा है कि N3 जो है वो N1 से बड़ा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर
क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दे रखा है दोस्तों, क्या बोल रहा है इसमें कि द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, शोन इन द फ्लोइंग डायग्राम बाय डिजिट 1 2 3 एंड 4। ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है इसमें। पहले क्या बताना है, तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना नंबर पे है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 नंबर हो गया, है ना। उसके बाद क्या बताना है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, तो ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस है ना। तो ये कितना है, 1 है, 1। उसके बाद सीक्वेंस में कौन आएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, तो ये वाला है, 4 नंबर, तो 4 हो गया। उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना नंबर में, 3 नंबर में। तो ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था। आ जाते हैं 11 नंबर में, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, क्या क्या दे रखा है, 1.5 है ना, एन ए दे रखा है, एन ए कितना दे रखा है, तो 1.5 दे रखा है। और क्या दे रखा है, एंड डेट ऑफ मीडियम बी इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी कितना दे रखा है, 1.33। ठीक है, 2 दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड मीडियम बी, मीडियम ए और मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। ठीक है, देखो इसको निकालते हैं। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हम लोग एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो किसी अदर मीडियम का क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ कौन सा मीडियम का बात कर रहे हैं, तो ए मीडियम का बात कर रहे हैं, तो मीडियम ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है यहाँ पे 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ बाय मीडियम ए में, तो इसको मान लो बी ए। ठीक है, और हमको बी ए ही निकालना है, तो इधर कर देते हैं। बी ए क्या हो जाएगा, बी ए बराबर बी ए को ऊपर कर दो और एन ए को नीचे कर दो, क्योंकि एन ए का वैल्यू हमको पता है ना, बाय एन ए। एन ए कितना दे रखा है, तो एन ए दे रखा है 1.5, यहाँ पे क्या रख देंगे 1.5, तो ये 3 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से ए मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना निकल गया, 2 × 10⁸। देखो 2 × 10⁸ किसका है, 2 ऑप्शन में दे रखा है कि यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ये तो पहले यहाँ पे देखो, पहले ए का है फिर बी का है, रिस्पेक्टिवली दे रखा है ना, मतलब पहले ए का स्पीड दे रखा है फिर बी मीडियम में लाइट का स्पीड दे रखा है। तो 2 ऑप्शन आ गया, डी और सी ए, तो अभी पता नहीं चल रहा है कौन सा सही है। अब निकाल लेते हैं बी मीडियम के लिए, तो यहाँ पे कर देते हैं एन बी कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। यहाँ पे भी अब क्या कर देंगे, बी कर देंगे। ठीक है, तो बी बी क्या हो जाएगा, बी बी, तो बी बी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बाय एन ए, है ना, बाय एन ए नहीं एन बी, और एन बी का वैल्यू कितना है, तो 1.33 है, तो यहाँ पे क्या रख दो 1.33, तो ये कट जाएगा 2.25 बार में, तो यहाँ से बी बी क्या आ गया 2.25 × 10⁸। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी हो जाएगा, है ना। ये वाला ए का स्पीड हो गया और ये वाला बी का स्पीड हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही था, चलो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलो फिर, थैंक यू।